गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हम लोग अगली वीडियो के साथ फिर से आ चुके हैं। बच्चों पिछली वीडियो में आपने देख लिया था कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था रिवीजन की क्लास चल रही। बच्चों एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, रिवीजन की बहुत आवश्यकता है और इसी सीरीज में, इसी तारतम्य में हम लोगों ने इसकी बात करी थी। तो बच्चों पहले पार्ट में आपने देखा था, अगर कुछ भी डाउट होता है तो उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग सॉलिड स्टेट के सेकेंड पार्ट में फिर से देख लेते हैं। अब क्या, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं। बच्चों आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू N0। बच्चों यहाँ कभी कभी N0 की जगह Na भी लिखा होता है, ये कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। फिर से ध्यान दीजिए, घनत्व का सूत्र आपको प्रॉपरली तैयार रखना है, जेड गुणे एम अपान ए क्यूब इंटू N0। और बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में इस फार्मूले को अदल बदल देता है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में जैसे N0 ऊपर कर दिया, ए क्यूब ऊपर कर दिया या जेड आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को बिगाड़ देता है। तो आपको ध्यान रखना है घनत्व का सूत्र, ठीक है। कभी अगर आपकी हिम्मत हो, काम करे, तो आप घनत्व से संबंधित सवाल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बच्चों मैं इसमें थोड़ा आपको याद दिला दूं, घनत्व यहाँ जेड क्या है, जेड बच्चों परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या मतलब सरल घनी जालक में जेड की वैल्यू कितनी होती है, SCC में 1 होती है, BCC में 2 होती है और FCC में 4 होती है। बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है घनत्व में। ये जेड का मान है। एम वास्तव में होता क्या है बच्चों, ये अणुभार है, ठीक है। जो भी क्रिस्टल रहेगा उसका अणुभार, या अगर धात्विक क्रिस्टल है तो उसका एटॉमिक मास या परमाणु भार। बच्चों ए क्या है, ए क्यूब वास्तव में ए जो है एज लेंथ है, एज लेंथ बोले तो एक कोर, किसी भी क्रिस्टल के एक कोर की लंबाई, और ए क्यूब हो जाएगा क्रिस्टल का उस इकाई कोशिका का आयतन। और बच्चों N0 एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू सबको मालूम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है घनत्व। फिर आ जाते एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक में जिससे क्वेश्चन रखा हुआ है, इससे क्वेश्चन बाहर का नहीं जाने वाला। हर पेपर में डिफेक्ट से, ठोस में दोष से क्वेश्चन जरूर रहेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, ठोस वास्तव में जब परम शून्य ताप की बात करते हैं बच्चों, परम शून्य ताप क्या होता है, यस 273 डिग्री सेल्सियस, मगर किसमें, माइनस में, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 केल्विन। बच्चों परम शून्य ताप पर ठोसों में कोई दोष नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम क्रिस्टल का ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्रिस्टल के जो रचक कण होते हैं नियमित क्रम से अव्यवस्थित होने लगते हैं। बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से रचक कण अपना स्थान छोड़कर इधर उधर मूव करने लगते हैं, जिससे ठोस वास्तविक उसकी जो संरचना होती है उसमें कुछ बिगाड़ हो जाता है। बच्चों इस तरह से ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब रचक कणों की नियमित व्यवस्था जब बिगड़ जाती है। फिर से सुनिए, किसी क्रिस्टल के रचक कणों की नियमित व्यवस्था में कुछ भी विचलन हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दोष। तो बच्चों ठोसों में जो दोष होता है इसको हम लोग सरलता से समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर चुके हैं। एक रस समीकरण मितीय, दूसरा अरस समीकरण मिति, और तीसरा अशुद्धि दोष। तो बच्चों शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रस समीकरण मितीय ठोस क्या होता है और फिर उसमें कौन सा दोष होगा तो बात करते हैं। बच्चों इस ठोस में दोष को, डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष भी कहते हैं। ओके, तो रस समीकरण मिति ठोस क्या होता है, तो बच्चों आपने 11th क्लास में एक स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था। स्थिर अनुपात कोई भी यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, बना हो, अथवा प्रयोगशाला में प्रयोग करके बनाया गया हो, उसमें भाग लेने वाले तत्व तो सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये स्थिर अनुपात का नियम था। और बच्चों स्थिर अनुपात के नियम की जो ऐसे यौगिक, ऐसे ठोस जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं रस समीकरण मितीय ठोस।
और इन्हीं ठोसों में जो दोष होते हैं वो रस समीकरण मिति दोष कहलाएंगे। बच्चों है तो इसमें 4 प्रकार के, 1-2 डिफेक्ट और हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से है शॉर्टकी और फ्रैंकल। बच्चों स्कॉटकी की बात करते हैं। स्कॉटकी का मतलब लग जाता है शॉट, जब किसी चीज का शॉट लगता है। शॉट में जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट में जब शॉट लगता है तो बॉल बाहर, तो उस जब बॉल बाहर जाती है तो कोई ना कोई पीछे खिलाड़ी भी बाहर चला जाता है उसको लेने। बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना है। जब किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस में धन आयन और ऋण आयन दोनों के आकार लगभग बराबर होते हैं, तो बच्चों जब धन आयन कभी क्रिस्टल में से टेम्परेचर बढ़ता है जब, तो धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। उसकी कमी को और रस समीकरण मितीयता को बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। प्रायः यह ठोस इस तरह का जो दोष होता है वो ऐसे आयनिक यौगिकों में मिलता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। इस दोष में क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चला जाता है और उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। बच्चों जब धन और ऋण आयन कम हो गए तो निश्चित है इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है धन आयन और ऋण आयन बराबर होते हैं और बराबर संख्या में गायब हो जाते हैं। घनत्व इस दोष की वजह से घनत्व घटता है। यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें समन्वयन संख्या ज्यादा होती है। बच्चों इसमें डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा दोष पाया जाएगा, तो शॉर्टकी दोष जनरली जो क्षार धातुओं के हैलाइड हैं, क्षार धातुओं के हैलाइड हैं वो सब जो है कौन से दोष उत्पन्न करते हैं, सोडियम क्लोराइड, KCl, CHCl, KBr, ये सारे जो हैलाइड हैं ये सब जो है कौन सा दोष उत्पन्न करते हैं, स्कॉटकी दोष। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं बच्चों फ्रैंकल दोष की। तो फ्रैंकल दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में, धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में बहुत छोटा होता है। इसमें बच्चों होता क्या है, खास बात कि जो धन आयन छोटा होता है और ऋण आयन बड़ा होता है। बच्चों धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बीच में जो अंतराकाशीय अवकाश होता है उसके बीच में आ जाते हैं और बच्चों धन आयन अपना स्थान छोड़ के रचक कणों के बीच में जो अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल दोष। और बच्चों फ्रैंकल दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई भी रचक कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर गया ही नहीं, तो वह रचक कण अंदर ही है, तो जिसकी वजह से उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें समन्वयन संख्या कम होती है। बच्चों इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वृद्धि हो जाती है और यह दोष जनरली सिल्वर के हैलाइडों में मिलता है। AgCl, AgBr, AgI इसके एक स्पेशल एग्जाम्पल है। जिंक सल्फाइड भी आपको याद रखना है, इसका जो समन्वयन संख्या होता है 4:4 होता है, तो निश्चित है आपको कम समन्वयन संख्या वाले कंपाउंड में मिलता है। तो बच्चों इसको आपको याद रखना। एक खास एग्जाम्पल है, यस आपको सबको याद आ गया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बच्चों ये खास एग्जाम्पल क्या है, AgBr। यस बिल्कुल आपने सही गेस किया। AgBr में, जी हाँ, AgBr में स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष मिलता है। तो बच्चों इस दोष की वजह से, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AgBr वह कौन सा क्रिस्टल है जिसमें स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तो दैट्स AgBr। ओके बच्चों, तो इतना तो क्लियर, बहुत अच्छा। फिर आगे बात करते हैं अरस समीकरण मिति दोष। तो बच्चों अरस समीकरण मिति दोष की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पॉइंट स्पेशल हैं। कौन सा, धातु न्यूनता दोष और धातु आधिक्य दोष। पहले हम लोग धातु आधिक्य दोष को जानेंगे, फिर इसको शॉर्टकट में जानेंगे। तो धातु आधिक्य दोष क्या होता है बच्चों, धातु आयन अर्थात धन आयन। वास्तव में जितने भी धन आयन होते हैं वो प्रायः धात्विक आयन होते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अर्थात धन आयन की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक हो जाए, फिर से सुनिए, जब धन आयन किसी क्रिस्टल में से धन आयन की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक हो जाती है तो जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं धातु आधिक्य दोष। और बच्चों यह कैसे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है धातु आयन अपेक्षा से अधिक होते हैं। धातु आयन वास्तव में क्या होता है,
कैसे संख्या बढ़ जाएगी, तो जो अंतराकाशीय अवकाश समझ रहे हैं भाई, क्रिस्टल के रचक कणों के बीच में जो जगह होती है वहां पर कौन आ जाएगा, कोई दूसरा M+ आ जाएगा, धातु आयन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस डिफेक्ट उत्पन्न होगा वो धातु आधिक्य के दोष है। बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, धातु आधिक्य के दोष से क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। और बच्चों क्रिस्टल की रंगीन को हम लोग जिस पॉइंट पे होता है वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो बच्चों एफ सेंटर, एफ कहाँ से मतलब है, फारबे से है। एफ सेंटर क्रिस्टल के रंगीन गुण को बताता है। कौन सा क्रिस्टल किस कलर का होता है, तो सोडियम क्लोराइड पीले रंग का हो जाता है, LiCl गुलाबी रंग का हो जाता है, बैगनी रंग का KCl हो जाता है, ZnO भी पीला हो जाता है। तो ये किसकी वजह से, धातु आधिक्य के दोष से। दूसरा धातु न्यूनता दोष है बच्चों, एक एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। बाकी चूंकि धातु न्यूनता दोष में जब धातु आयन की संख्या अपेक्षित संख्या से कम हो जाए, धन आयन की संख्या ऋण आयनों की तुलना में कम हो जाए, तब जो दोष उत्पन्न होगा उसको धातु न्यूनता दोष। फिर भी ये दो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, AGBR इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। दोनों का अंतर परफेक्टली याद होना चाहिए। आप सोचोगे कि सर इसमें तो एग्जाम्पल केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर याद रहेगा तो आपसे इसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अशुद्धि दोष। बच्चों अशुद्धियां मतलब अगर किसी भी क्रिस्टल के किसी रचक कण को हटा के उसकी जगह दूसरा रचक कण आ जाए तो अशुद्धि दोष उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि धन आयन रिक्ति पर दूसरा धन आयन, मतलब धन आयन रिक्ति कैसे होगी, कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा, उसके स्थान पर कोई दूसरा धन आयन आ जाए तो जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अशुद्धि दोष। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ की जगह Sr2+ का आना, ये क्या है, अशुद्धि दोष का उदाहरण। फिर देखो बच्चों एग्जाम्पल की बात करें तो इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। सॉलिड सोल्यूशन ऑफ AgCl और CdCl2 का जो है मिश्रण जो होगा, मतलब एलॉय बोले तो मिश्र धातुएं जो बनती हैं, ये सब धातु ये अशुद्धि दोष का ही एग्जाम्पल है। फिर बच्चों ये तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमारे बोर्ड पे जगह बची हुई थी तो मैंने बोला एक टॉपिक और हो जाए इसी में। तो ये है बच्चों त्रिज्या अनुपात। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उसको हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। बच्चों जो यहाँ पे चुपचाप लिखा है कि त्रिज्या अनुपात होता है, ये समन्वयन संख्या के समानुपाती है। मतलब त्रिज्या अनुपात की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो समन्वयन संख्या भी बढ़ेगी। हमको इसको कुछ नहीं, इसको प्रॉपर याद रखना पड़ेगा कि यदि त्रिज्या अनुपात किसी क्रिस्टल के लिए 0.155 से 0.225 तक है तो उसकी समन्वय संख्या 3 होगी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय समतली, उदाहरण लिखा है B2O3। ओके, दूसरा पार्ट एग्जाम्पल है, अगर 0.225 मतलब देखो ये एक सीरीज है, 0.225 से 0.414 के बीच है तो 4 होगा। इसको याद करना पड़ेगा, चतुष्फलकी और ZnSS इसके एग्जाम्पल है। इसके दो एग्जाम्पल और हम लोग लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया था Na2O और CF2, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, इस 2 नंबर वाले के ये। ओके, तीसरे नंबर पे बात करते हैं, 0.414 से 0.732 तक है, इसकी समन्वय संख्या 6, अष्टफल की संरचना होगी, उदाहरण लिखे हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 0.732 से 1 के बीच में है 8, इसकी समन्वय संख्या। स्ट्रक्चर जो है घनी होगा और इसका सीजियम क्लोराइड एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये तो था पार्ट नंबर 2। पार्ट 3 हमारा सॉलिड स्टेट का तीसरा और आखिरी पार्ट होगा, उसकी वीडियो बच्चों आपको जल्दी मिलेगी। तैयार रखें। चैप्टर नंबर 1 3 पार्ट में है, 3 पार्ट की वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बच्चों इसको तो आपको पढ़ना ही है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो प्रॉपरली मैसेज कर देंगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर देंगे या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और कहीं भी समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन करके समाधान कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।